इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी इतिहास के सबसे विनाशकारी डबल एजेंट की उस खौफनाक कहानी को उजागर करने वाले हैं जिसने सीधे सीआईए के अंदर घुसपैठ कर ली थी। आप यकीन मानिए, ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि 100% सच है। इस कहानी में लालच है, सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है और सबसे बड़ी बात, अपने ही देश के साथ एक ऐसा भयानक विश्वासघात है जिसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक आदमी ने पूरी खुफिया दुनिया को हिला के रख दिया। इस कहानी की गंभीरता और उस समय के खौफ को समझने के लिए हमें 1985 के उस भयानक पल में वापस जाना होगा। ओलेग गॉर्डियेव्स्की, जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए काम करने वाले एक डबल एजेंट थे, उनके ये शब्द उस समय के डर को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। जरा सोचिए, एक दिन अचानक गॉर्डियेव्स्की खुद को मॉस्को में पाते हैं, जहां केजीबी ने उन्हें ड्रग्स देकर घंटों तक पूछताछ की। वो मौत के यानी फायरिंग स्क्वाड के इतने करीब थे कि बस पूछिए मत। वो तो किसी तरह एक कार की डिक्की में छिपकर सोवियत संघ से बच निकले। ये उस दौर की एक खौफनाक सच्चाई थी, जब किसी को ये तक नहीं पता था कि उनके अपने ही खेमे में कौन सा दुश्मन छिपा बैठा है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। 1985 ये वो साल था जिसने पूरी खुफिया दुनिया में तहलका मचा दिया। हुआ ये कि सोवियत संघ के अंदर काम करने वाले जो पश्चिमी खुफिया एजेंट थे, यानी जो सीआईए की आंख और कान थे, वो अचानक एक एक करके गायब होने लगे। मतलब वो सिर्फ रडार से गायब नहीं हो रहे थे, उन्हें केजीबी बहुत ही सटीकता से पकड़ रही थी, उनसे बेहद क्रूरता से पूछताछ की जा रही थी और अक्सर उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा रहा था। ये एक ऐसा अदृश्य और जानलेवा खतरा था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये टॉप सीक्रेट जानकारी लीक कहां से हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, इस नुकसान का पैमाना इतना बड़ा था कि 100 से ज्यादा गुप्त अभियान पूरी तरह से खतरे में पड़ गए थे। दर्जनों ऐसे पश्चिमी एजेंटों की पहचान सामने आ गई जो सालों से अपनी जान पर खेलकर खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि कम से कम 10 लोगों को फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी, जिनमें सोवियत सेना के वो सीनियर अफसर भी शामिल थे जो 20 साल से ज्यादा समय से पश्चिम को जानकारी दे रहे थे। इस एक झटके ने अमेरिकी गुप्त ऑपरेशंस को पूरी तरह से पंगु बना दिया और फिर सीआईए के अंदर एक ऐसी पागलों वाली तलाश शुरू हुई जो अगले एक दशक तक चलने वाली थी। अब इस पूरी स्थिति की विडंबना देखिए। ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सीआईए के पास जो सबसे कीमती केजीबी डिफेक्टर था, ओलेग गॉर्डियेव्स्की, जो पूरे जोश के साथ अमेरिका की मदद करना चाहता था, पता है उसकी डीब्रीफिंग कौन कर रहा था? वही आदमी जो चुपके से ये सारे टॉप सीक्रेट्स वापस मॉस्को भेज रहा था। जी हाँ, एल्ड्रिच एम्स। गॉर्डियेव्स्की जो कुछ भी बताता था वो सीधे केजीबी के हेडक्वार्टर्स पहुंचा था। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए सबसे भयानक सपने से कम नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मुख्य संदिग्ध के बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप एल्ड्रिच एम्स का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई बहुत ही चतुर या जेम्स बॉन्ड टाइप का मास्टर स्पाई बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो उसका पूरा रिकॉर्ड घोर नाकामी और बेवकूफियों से भरा हुआ था। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी। 1972 में उसे नशे की हालत में तुर्की के फील्ड वर्क से वापस बुला लिया गया था। 1976 में तो हद ही हो गई। उसने न्यूयॉर्क के सबवे में खुफिया दस्तावेजों से भरा एक ब्रीफकेस यूं ही छोड़ दिया था। और 1981 में मेक्सिको सिटी में शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो एक डिप्लोमेटिक इवेंट में लोगों से झगड़ा तक कर बैठा। एम्स लगातार एक के बाद एक भयंकर गलतियां कर रहा था, लेकिन फिर भी वो सिस्टम के अंदर बना हुआ था। और यहीं से एक बहुत बड़ी संस्थागत विफलता या कह लीजिए सिस्टम के फेलियर की शुरुआत होती है। इतनी सारी गलतियों, गौर लापरवाही और शराब की गंभीर लत के बावजूद 1983 में सीआईए ने एम्स को सोवियत ऑपरेशंस के लिए काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच चीफ के पद पर प्रमोट कर दिया। जी हां, वो डिपार्टमेंट जिसका काम ही विदेशी जासूसों को पकड़ना था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उसके पिता भी सीआईए में थे, तो उसे एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट या रियायत मिलती रही। अब इस प्रमोशन का सीधा सा मतलब ये था कि अब एम्स के पास पश्चिम के लिए काम करने वाले लगभग हर सोवियत एजेंट की पहचान तक असीमित और बेरोकटोक पहुंच थी। सीधे शब्दों में कहें तो रक्षक को ही भक्षक बना दिया गया था। तो अब सवाल उठता है कि इस भयानक विश्वासघात के पीछे उसका असली मकसद क्या था? देखिए, जासूसी के इतिहास में अक्सर हमने देखा है कि वैचारिक मतभेद या देश से कोई पुरानी नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, लेकिन एम्स के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ लालच और बेकाबू खर्चों का नतीजा था।
अपनी पहली पत्नी से तलाक के सेटलमेंट का बढ़ता हुआ कर्ज, उसकी नई पत्नी रोसारियो के बेहद महंगे शौक और खरीदारी, और कोलंबिया में लगातार किए जाने वाले लंबे और महंगे इंटरनेशनल कॉल्स, इन सब ने एम्स को आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। इस गद्दारी के पीछे कोई विचारधारा या उसूल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पैसा था। और फिर 16 अप्रैल 1985 का वो दिन आया। भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, पूरी तरह हताश और शराब के नशे में धुत एम्स वॉशिंगटन डीसी में सीधे रूसी दूतावास के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट को एक लिफाफा थमाया जिसमें कुछ डबल एजेंट्स के नाम थे। उसने सोचा था कि यह बस एक बार का सौदा होगा जिससे वो अपने कर्ज के जाल से बाहर निकल आएगा, लेकिन ये इस कहानी का वो खतरनाक मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। उसके लिए वापसी का हर एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अपने इस पहले विश्वासघात के लिए एम्स ने सीधे $50,000 की मांग रखी थी। उस लिफाफे के साथ उसने ठीक यही शर्त रखी थी, और इस रकम के बदले में उसने अनजाने में ही सही दर्जनों लोगों की मौत के परवाने पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये वो कीमत थी जिस पर उसने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी जहां से वो फिर कभी लौट कर नहीं आ सका। अब आप सोचेंगे कि उसने ये जासूसी की कैसे? तो आपको बता दूं, अगले 9 सालों तक एम्स ने जिस तकनीक से ये काम किया वो कोई बहुत हाईटेक हॉलीवुड स्टाइल नहीं थी, बल्कि ये तरीका बेहद साधारण लेकिन अचूक था। वो बस एक मेल बॉक्स पर चौक से एक निशान लगा देता था जो एक तरह का सिग्नल होता था। फिर वो एक खुफिया जगह, जिसे जासूसी की भाषा में डेड ड्रॉप कहा जाता है, वहां अपने दस्तावेज छोड़ देता था। बाद में रूसी एजेंट उन फाइलों को वहां से निकाल लेते थे और वो चौक का निशान मिटा देते थे, जिससे एम्स को कंफर्मेशन मिल जाता था कि काम सुरक्षित तरीके से हो गया है। इसी बिल्कुल सीधे साधे तरीके से उसने सालों तक अपने देश के सबसे बड़े रहस्य बेच दिए। इस पूरी प्रक्रिया का एक और बेहद हैरान करने वाला पहलू था जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अपने ऊंचे पद की वजह से एम्स को कभी शक की नजर से देखा ही नहीं गया। वो आधुनिक तकनीक और बेहद खुफिया दस्तावेजों को बस आम प्लास्टिक के थैलों में लपेटता था और बड़े आराम से CIA की इमारत से बाहर निकल जाता था। किसी ने कभी उससे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई चेकिंग नहीं हुई। ये बात सिस्टम की सुरक्षा की उस भयंकर विफलता को दिखाती है जिसने एक पूरी तरह अक्षम इंसान को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार बनने की खुली छूट दे दी थी। अपने देश के साथ किए गए इस लगातार और सुनियोजित धोखे के लिए KGB ने भी एम्स को बहुत बड़ी रकम दी। अपने इस विश्वासघात के बदले उसे लगभग $2.5 मिलियन की भारी भरकम रकम मिली। इस अथाह पैसे ने रातों रात उसे एक बेहद अमीर आदमी बना दिया, लेकिन सच कहूं तो इसी पैसे ने अंततः उसकी बर्बादी की नींव भी रख दी थी। कहते हैं ना कि अहंकार और दिखावा एक न एक दिन आपको ले डूबता है। एम्स के साथ भी यही हुआ। ये बात किसी के भी गले कैसे उतर सकती थी कि जिस आदमी की ज्यादा से ज्यादा सैलरी $70,000 हो, वो अचानक $4,40,000 का घर पूरी तरह नकद खरीद ले। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने घर के मरम्मत पर हजारों डॉलर पानी की तरह बहाए और एक बिल्कुल नई लग्जरी जैगुआर कार में घूमने लगा। इसी बेहिसाब और खुलेआम खर्च ने FBI इन्वेस्टिगेटर लेस्ली जी वाइजर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एम्स ने अपनी इस नई दौलत को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की और इसी बेवकूफ़ी ने अंततः 1994 में उसे गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एम्स ने भले ही अपने लिए एक बड़ा खजाना जमा कर लिया हो और खूब आलीशान जिंदगी जी हो, लेकिन उसके लालच की असली कीमत डॉलर्स में नहीं बल्कि इस संख्या में मापी जाती है, 10। ये उन मानवीय संपत्तियों की, उन इंसानों की न्यूनतम और पक्की संख्या है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एम्स के स्वार्थ और लालच के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। ये आंकड़ा इस पूरी घटना की असली त्रासदी को बहुत गहराई से बयां करता है। ये उन जीते जागते लोगों की जान थी जो उसकी एक गलती और लालच की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गए। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं तो एक बहुत ही विचलित करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। इतने सारे लोगों की मौत का कारण बनने वाले इस गद्दार के मन में कभी कोई पछतावा क्यों नहीं था? FBI अधिकारियों के मुताबिक एल्ड्रिच एम्स को इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं था कि उसने जासूसी की या उसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख था कि वो पकड़ा गया। ये मानसिकता एक गद्दार के मनोविज्ञान की एक बेहद डरावनी तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। ये कहानी सिर्फ सुरक्षा की खामियों को उजागर नहीं करती, बल्कि ये भी दिखाती है कि लालच किस तरह इंसान के अंदर से इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।